अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के जो मैंने सबसे पहले इंग्लिश की चेन शुरू की, उसके बाद केमिस्ट्री के 50 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। फिज़िक्स के मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए कि मैंने कैसे न्यूमेरिकल्स को और किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एक तनाज़ा बरकरार रखा हुआ था और बिल्कुल एक तरीके से मैं अपने एमडी कैट पेपर के अंदर अपने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहा था। अब क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स हो रहे थे तो मैंने कहा कि बायोलॉजी को क्यों छोड़ा जाए। आफ्टर ऑल बायोलॉजी तो पढ़ाई भी है काफ़ी और उसमें काफ़ी चीज़ें समझ भी हैं और जहाँ पर हम चूक रहे होते हैं और कहाँ पर हमें मसले हो रहे होते हैं। तो बायोलॉजी के हवाले से भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, हम यहाँ पर इनको देखते हैं और इंशाल्लाह फिर इस चेन को ख़त्म करके मजीद जो आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश के हम चाहते हैं कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएं, तो फिर हम उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, यही मेरा प्रॉमिस था, इसको हमने पूरा करना है। तो क्या सवाल कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ साइनोएट्रियल नोड। याद रखिएगा साइनोएट्रियल नोड या इसको हम एसए नोड बोलते हैं, ये आपका हार्ट का पेस मेकर होता है। और पेस मेकर बोलने की वजह ये होती है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो खुद जो है वो जनरेट हो रही होती है, उसमें से किसी ब्रेन के जो है वो पार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि साइनोएट्रियल नोड जो होता है अल्फा में कहता है इट सेंड्स आउट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू एट्रियल मसल्स कॉजिंग बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल यही इसका जवाब होगा। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ डिफ्यूजली ओरिएंटेड कार्डियक फाइबर्स, नहीं। इट साउंड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू वेंट्रिकुलर मसल, नहीं, ये बंडल ऑफ इसका काम होता है। इट इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ लेफ्ट एट्रियम, नहीं, ये आपके अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम पर मौजूद होता है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, होप सो आपने इस सवाल से कुछ सीखा होगा। आगे मूव करते हैं। द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम। हार्ट बीट की साइकिल जो है स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं एसए नोड के थ्रू। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है एवी नोड नहीं होगा, एसवी नोड नहीं होगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो एसए नोड जो है वो आंसर होगा। ठीक है, एसए नोड की तरफ आपने जाना है। पीक्यू नोड कुछ भी नहीं होता, एसवी नोड भी नहीं होता, एवी नोड भी आंसर नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या फरमा रहा है, वन कंप्लीट हार्ट बीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल, एक सिस्टोल होता है, एक हमारे पास डायस्टोल होता है, एंड लास्ट फॉर अबाउट। एक हार्ट बीट साइकिल जो होती है उसमें पूरा सिस्टोल होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, एक रिलैक्सेशन फेज होता है, और कितने टाइम के लिए लास्ट कर रही होती है आपने बताना है। कि इसका जो टाइम होता है वो 0.4 सेकेंड नहीं होता, वो 0.2 सेकेंड भी नहीं होता, 0.9 सेकेंड भी नहीं होता। रेंज जो मेंशन की जाती है वो 0.8 सेकेंड की मेंशन की जाती है आपकी बुक्स के अंदर, इसी को आपने ऑप्ट करना है। ठीक है, सिर्फ हमेशा अपनी बुक को फॉलो कर रहे हो ना, अप्रोक्सीमेशन की तरफ तब जाना है जब क्लोजेस्ट आंसर मौजूद हो, डायरेक्ट आपकी बुक वाला आंसर मौजूद ना हो। आगे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, द फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व्स आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशंस ऑफ राइट वेंट्रिकल नोन एज। फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, देखें आपके पास क्या होता है, यहां पर आपके पास राइट एट्रियम पड़ा होता है, ये आपका चेंबर ऑफ हार्ट होता है, यहां पर आपको राइट वेंट्रिकल जो है वो पड़ा हुआ नजर आ रहा होता है, बीच में 3 कस्प्स वाला एक वेल्व नजर आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। जब राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे ब्लड जो है वो मूव करता है इनटू द राइट वेंट्रिकल आपके ट्राइकस्पिड वेल्व के ओपन होने की वजह से। वो ये कह रहा है कि इसके जो फ्लैप्स होंगे, जो 3 फ्लैप्स होंगे, दे आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशंस ऑफ राइट वेंट्रिकल। जो यहां पर मस्कुलर एक्सटेंशंस होंगी उन मस्कुलर एक्सटेंशंस को हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज। याद रखिएगा उन मस्कुलर एक्सटेंशंस को हम स्मूथ मसल्स नहीं बोलते हैं, हम उनको पेपिलरी मसल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स भी नहीं होता, स्केलेटल मसल्स भी आंसर नहीं होता। एक और चीज जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो होता है कॉर्डिया टेंडिनी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट। ठीक है, जैसे तारे होती हैं हार्ट की तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट अर्थात कॉर्डिया टेंडिनी। आगे मूव करते हैं। क्या फरमा रहा है, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय, अभी ऊपर अब बताया बाइकस्पिड वेल्व नहीं होता, बाइकस्पिड वेल्व को तो हम मिट्रल वॉल्व भी बोल रहे होते हैं। क्या मैंने कहा, मिट्रल वेल्व, और ये आपकी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है। ठीक है, आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। राइट एट्रियम जो सेपरेट हुआ होता है राइट वेंट्रिकल से बताना है, सेमी लिनर वेल्व भी नहीं होती, यहां पर ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो आंसर होता है। ठीक है, ये चीज आपने एसोसिएट करनी है। और इंटर एट्रियल सेप्टम होता है बिटवीन 2 एट्रिया। ठीक है, आगे कहता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। याद रखिएगा कि ये 120 मिलीमीटर नहीं होता, ये सिस्टोलिक होता है 80 मिलीमीटर। बिल्कुल, ये आपका डायस्टोलिक रिलैक्सेशन प्रेशर होता है। मिड पॉइंट ऑफ बोथ दीज वैल्यूज नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं होता। आगे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड। कौन सी कंडीशन फ्लो ऑफ ब्लड को रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। याद रखिएगा वेजोडाइलेशन बढ़ा देती है तो आंसर नहीं होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन, हाँ ये कम कर देती थी, ये आंसर होगा। वेजो कांस्टेंट क्या होता है, नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन की तरफ हम मूव कर रहे होंगे।
आगे मूव करते हैं, क्या कह रहा है, सर्टोलाइज सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोलाइज सेल्स आर फाउंड इन। आपको मैं एक फिगर के थ्रू एक चीज समझाना चाहूंगा। यहां पर हम सबसे पहले एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ड्रॉ करते हैं। याद रखिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको यहां पर पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं जर्म लाइन सेल्स, जिनके ऊपर एफएसएच का एक्शन होता है, जिसके बाद आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इनिशिएट हो रहा होता है। इन्हीं के बीच में आपको सर्टोलाइज सेल्स पड़े हुए ये रेड कलर के नजर आ रहे होते हैं, यहां पर कहीं पड़े होंगे, यहां पर। याद रखिएगा ये सेमी सर्टोलाइज सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पड़े होते हैं, और इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना आपके स्पर्म सेल्स को, ठीक है। तो पेनक्रियाज के अंदर नहीं होते, ओवरीज के अंदर नहीं होते, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर नहीं होते, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। बिल्कुल ये बात जो है वो जा बजा है इसके मुतल्लिक। आगे मूव करते हैं, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन है? टेस्टिस तो आपके पास पेयर्ड होते हैं, तो आंसर नहीं होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल ये आपके पास अनपेयर्ड होता है, और सबसे लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल होता है। ये कहते हैं कि ये आपके पास वॉलनट के साइज का जितना होता है। क्या मैंने कहा, इसका साइज होता है वॉलनट, या कुछ जगहों पर लिखा जाता है गोल्फ के बॉल जितना साइज होता है, ठीक है। अनपेयर्ड होता है और लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है, मेल का। बल्बो यूरिथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड एक ही बात है, ये आपके पास पेयर्ड होते हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस। देखें ऊपर जो हमने फिगर बनाया था, अगर इसी को मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर दूं, आपने बताना है कि अगर इसी तरह की एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहां पर भी ड्रॉ कर दूं, तो ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिडल में जो आपको सेल्स नजर आ रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जिनके ऊपर एक्शन होता है आपके प्यारे से ICSH का। ये आपका पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। तो आपने बताना है लोकेशन जो इंटरस्टिशियल सेल्स की होती है, वो हमारे पास इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होती। यहां तो जर्मलाइन सेल्स और सर्टोलाइज सेल्स होते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ ये जवाब होगा, ठीक है, इसी की तरफ आपने मूव करना है। अमंग द जर्मिनल एपिथेलियल नहीं, अराउंड द टेस्टिस बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। आगे मूव करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्टली डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू। याद रखिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया से पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है आफ्टर मेयोसिस 1, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्माटिड बनते हैं, और स्पर्माटिड फिर डिफरेंशिएशन के बाद आपके स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता है, आपने बताना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, स्पर्म के अंदर नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर नहीं, स्पर्माटिड के अंदर नहीं, आंसर होगा। आगे मूव करते हैं, स्पर्म्स मूव बाय देयर। देखें स्पर्म का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आपने बताना है ये आपके स्पर्म का हेड होता है, जिसमें यहां पर आपको एक्रोसोम नजर आ रहा होता है, जिसके पास हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है फॉर द पेनिट्रेशन इनसाइड द जोना पेलिसिडा ऑफ द ओवम। यहां पर आपको उसकी जो है वो नेक नजर आ रही होती है, और इसी नेक के साथ आपको उसकी टेल नजर आती है। इसी टेल के थ्रू ये जो स्पर्म होता है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और मूव कर रहा होता है। तो आपने बताना है ये टेल होती है जो इसको मूव करवा रही होती है, सीलिया नहीं होता, एक्रोसोम नहीं होता, ये पेनिट्रेशन करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसलिए होते हैं यहाँ पर अबंडेंटली, ताकि ये अच्छे से मूव कर सके। वहां पर जो सामना करना है इसने एज अ फॉरेन एजेंट डिटेक्ट किए जाना है फीमेल बॉडी के अंदर, उसका अच्छे से सामना कर सके। आगे मूव करते हैं, विच सेल इंक्लूजन ऑफ द स्पर्माटिड फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। सवाल को समझें, वो ये कह रहा है कि आपके पास स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एक्रोसोम बना हुआ नजर आ रहा है, पहले तो पता हो ना एक्रोसोम होता क्या है। याद रखिएगा ये एक्रोसोम होता है आपके पास मॉडिफाइड लाइसोसोम, ये लाइसोसोम ही होता है, और मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है। अब आपको पता है लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली होती है जो गोल्जी ऑपरेटस से ओरिजिनेट हो रही होती है। तो अगर लाइसोसोम गोल्जी ऑपरेटस से, तो एक्रोसोम भी आपके पास गोल्जी ऑपरेटस से ही ओरिजिनेट हो रही होगी। न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रियोल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी आंसर नहीं होगा। तो गोल्जी बॉडी की तरफ आपने मूव करना है। आगे मूव करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके पास किसके अंदर ओपन होती हैं, पहले सीक्वेंस जरा समझिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आती हैं सबसे पहले, यहां पर हम इसको S.T लिखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपने याद रखना है वेजा एफरेंशिया आता है, वेजा एफरेंशिया यहां पर हम लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है भाई एपिडिडाइमस आता है, एपिडिडाइमस यहाँ पर नोट कर देते हैं। एपिडिडाइमस के बाद आपने बताना है कि वैस डिफरेंस आता है, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी 7 अप, यहाँ पर आता है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट, आपने बताना है इजैकुलेटरी डक्ट आता है, ठीक है।
और N फॉर नथिंग, U फॉर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा आता है इसके बाद, ये चीज़ आपने बतानी है, और यूरिथ्रा के बाद आपने बताना है कि पेनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, अब मैं ये जो बीच में लेटर्स का नाम ले रहा था ना, ये क्या निमोनिक मैंने याद रखी हुई, याद रखिएगा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताया है और आपको भी यही बता रहा हूँ कि 7 अप की निमोनिक आपने याद रखनी है, 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अप। ठीक है, अब इसमें से जो S है दैट स्टैंड्स फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, Z फॉर वेजाफेरेंशिया, V फॉर वेज डिफरेंस, C फॉर एजैकुलेटरी डक्ट, N फॉर नथिंग एंड U फॉर यूरिथ्रा, P फॉर पेनिस। इसमें वेजाफेरेंशियस निमोनिक के अंदर नहीं आता, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि सीक्वेंस आपको भूले ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन नहीं होती, वेज डिफरेंस के अंदर नहीं, यूरिथ्रा के अंदर नहीं, बल्कि एपिडिडाइमस जो है वो आंसर होगा। ठीक है, निमोनिक में भी यही आ रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू एपिडिडाइमस। आगे मूव करते हैं, क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होता, याद रखिएगा, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहां होता है ना न्यूक्लियर मटेरियल, तो वो मैं कहता कि भाई इसके पास होता है। आगे मूव करते हैं, इन एपिलेप्सी देयर इज एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन, याद रखिएगा कि इसमें हम कहते हैं कि यहाँ एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर, व्हाइट मैटर के अंदर नहीं, ब्रेन के अंदर नहीं, ना ही एएनएस के अंदर। आपने हमेशा बताना है एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसकी वजह से कन्वर्जेंस प्रोड्यूस हो रही होंगी, वो ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर हो रहा होगा। आगे मूव करते हैं, ऑन सेट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज कैन बी बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ, याद रखिएगा एल्यूमिनियम आंसर होता है, पोटेशियम आंसर नहीं होगा, क्रोमियम नहीं और कैल्शियम भी नहीं। अब देखें ये डिजीजेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहां से मैं सवाल अटेम्प्ट करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक लिखा हुआ है और इसको ना पढ़ना मैं समझता हूं इस चैप्टर के साथ ज्यादती है। तो डिजीजेस जो कि 3 है, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज जो डोपामिन की कमी की वजह से हो रही होती है, और आपकी एपिलेप्सी, इनको जरा पढ़ लेना जरा अच्छा होता है। ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी यूजुअली बिफोर एज ऑफ, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, बिफोर 40 होता है, 50 नहीं होता, बिफोर 30 नहीं होता, बिफोर 70 आंसर नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। आगे मूव करते हैं, द ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फ्रॉम, याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो चीज आपने हमेशा एसोसिएट करके रखनी है, वो ब्रेन से नहीं होता, वो अपर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, वो मिडल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा होता है, ये चीज आपने एसोसिएट करनी है। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा होता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मिडल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा होता है। आगे मूव करते हैं, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा पैरासिम्पैथेटिक हमेशा रिलैक्सेशन करवा रहा होता है बॉडी की, जिसमें कंस्ट्रिक्ट करवाना पीपल को, डाइजेशन को प्रमोट करवाना, हार्ट रेट को डिक्रीज करवाना, हाइपरटेंशन को कम करवाना, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स करवाता है, डिक्रीज ऑफ हार्ट बीट करवाता है, डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन करवाता है, सांस देखो ना, सिंपैथेटिक तो ये करवाएगा जोर जोर से आपको सांस दिलवाएगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है कि डिक्रीज करे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। और यहां से हम बताएंगे कि विच वन इज नॉट रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक, आपने बताना है इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन जो है यहां पर आंसर होगा, ये चीज आपने एसोसिएट कर रखनी है, क्योंकि ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। आगे मूव करते हैं, द नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इन ह्यूमंस इज, नॉर्मल स्पीड नर्व इंपल्स इन ह्यूमंस की क्या होगी, याद रखिएगा, इसका आंसर लगाते हैं 100 मीटर पर सेकंड, 80 नहीं, 120 नहीं और 140 भी आंसर नहीं होगा। आगे मूव करते हैं, नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स, देखें आपके पास ये एक न्यूरॉन है और यहां पर ये एक न्यूरॉन है, वो ये कह रहा है कि ये जो नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जो कि केमिकल साइनेप्सिस के थ्रू होता है, वो किसकी वजह से होता है, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं माइलोमा नहीं, सार्कोलीमा नहीं, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, और ये केमिकल साइनैप्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स भी हो सकते हैं, ये चीज आपने एसोसिएट करके रखनी है। आगे मूव करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, देखें ये जो मैंने ऊपर बनाई है डायग्राम, इसमें आपको ये प्री साइनेप्टिक नजर आ रहा है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नजर आ रहा है, इधर से साइनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो रहे थे जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। तो याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, नॉट पोस्ट साइनेप्टिक, नॉट न्यूरोग्लिया, नॉट शवान सेल्स। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आपने मूव करना है कि यहीं से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज हो रहे होते हैं। आगे मूव करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मसल्स आर, टोटल नंबर मसल्स का कितना होता है, याद रखिएगा पेयर्स में तो ये 325 होते हैं, लेकिन अगर टोटल नंबर पूछा है तो फिर पेयर्स में नहीं, आपने नंबर में बताना है 600 नहीं, 640 नहीं, 16 नहीं, बल्कि 650 आपने बताना है। ठीक है, 650 आर द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी। आगे मूव करते हैं, ऑल द जीन्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, देखें एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के तमाम जीन्स को अगर मैं पढ़ लूं तो इसमें बीन बैन जेनेटिक्स से हम
बीन बैग जेनेटिक्स हम समझ रहे होते हैं कि तमाम पॉपुलेशन के जीन्स को एक बैग के अंदर मैं इनक्लोज कर दूं तो वो सारे के सारे जीन्स पॉपुलेशन है, और उस पूरे के पूरे जीन पूल को मैं क्या बोलूंगा, सॉरी जीन के क्लस्टर को मैं क्या बोलूंगा, जीन पूल बोलूंगा। जीन फ्रीक्वेंसी नहीं, जीन लिंकेज नहीं, जीन क्लस्टर भी आंसर नहीं होगा। एक किसकी तरह की टर्म होती है, जीनोम, जो कि एक इंडिविजुअल के एंटायर जीनोम, एंटायर जीन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि वो जीनोम कहला रहा होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के पॉपुलेशन लेवल पे हम जीन पूल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आगे मूव करते हैं। मेंडल प्रपोज्ड दैट ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट वाज डिटरमिन्ड बाय, मेंडल ने ये कहा था, मेंडल चाचा ने, कि ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट वाज डिटरमिन्ड बाय, जीन आंसर नहीं देना, आपने एलिमेंटन देना है, क्योंकि जीन की टर्म सबसे पहले जोहानसन ने इस्तेमाल की थी, एलिमेंटन का वर्ड आपके मेंडल ने इस्तेमाल किया था। लीव्स भी आंसर नहीं होगा, ट्रांसपोसोन्स भी आंसर नहीं होगा, तो एलिमेंटन वाज द टर्म यूज्ड बाय द मेंडल चाचा। आगे क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रेट बिकम्स रिसेसिव इन F1, कहता है एक ट्रेट रिसेसिव हो गया F1 के अंदर, व्हेन इट विल एक्सप्रेस इन F2 ओनली व्हेन, क्या कंडीशन होगी जिसमें वो F2 के अंदर एक्सप्रेस हो रहा होगा। देखें, अगर कोई ट्रेट आपके रिसेसिव अलील से कंट्रोल हो रहा है तो उसके लिए जरूरत इस चीज की होगी कि अगला अलील भी, उसका पार्टनर अलील भी रिसेसिव हो। अगर इस तरह की कंडीशन आ गई तो आपका रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो सकता, और ना ही इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिर्फ इस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। अलील्स एक्सप्रेस कोडोमिनेंटली नहीं, ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। अलील्स एक्सप्रेस थ्रू इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, हाँ देखें ना, ये आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है ये वाली, तो इसी को हम ऑप्ट करेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं भाई, ये तो ये आपके पास कंडीशन है, इसमें तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर क्या हुआ, चार्ली। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू एन अलील दैट ऑलवेज एक्सप्रेसेस, एक अलील जो हमेशा एक्सप्रेस होगी उसके साथ मैं क्या टर्म को एसोसिएट करूंगा। देखिए, रिसेसिव अलील हमेशा एक्सप्रेस नहीं होती, डोमिनेंट अलील हां एक्सप्रेस होती है, को डोमिनेंट में भी एक्सप्रेस हो रही होती है, और यहां पर ऑल एक्सेप्ट ही आंसर होगा। याद रखिएगा कि अगर मेरे पास कोई ये जीनोटाइप है तो उसमें ये अलील तो अपनी ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा होगा। सेम इज द केस ओवर हियर कि अगर मैं कहता हूं को डोमिनेंस है, जैसे एम ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तो उसमें एम भी अपना जो फिनोटाइप के अंदर कैरेक्टर वो शो करवा रहा है और एन भी, तो इसका मतलब ये है कि को डोमिनेंस के अंदर भी आपके पास वो अलील जो है हमेशा एक्सप्रेस हो रही होती है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली अफेक्ट्स द फीमेल्स, वो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली अफेक्ट करता है फीमेल्स को। देखें, अगर यहां पर मेल्स का सवाल करता तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव बताना था, लेकिन अगर फीमेल्स की बात कर रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स मेनली अफेक्ट योर फीमेल, सूडो ऑटोसोमल नहीं, वाई लिंक्ड ट्रेट्स भी आंसर नहीं होता। ठीक है, तो बताना है कि मेनली अफेक्ट फीमेल्स, हमेशा आंसर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की तरफ चलेंगे। आगे मूव करते हैं। when vasopressin is not secreted the condition that occurs is called, vasopressin अगर secrete ना हो तो पानी जो है वो reabsorb नहीं होगा from nephronal tubules, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज इंस्पाइडस हो रहा होगा, एक्रोमेगाली नहीं होता, डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता, ये इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ड्वार्फिज्म नहीं होता है, एसटीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, डायबिटीज इंस्पाइडस, हाँ ये आंसर होगा, क्योंकि ये आपके पास ज्यादा जो पानी है वो सिक्रीट हो रहा होता है आपके यूरिन के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने एसोसिएट करनी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्यास लगती है बाद में। आगे मूव करते हैं। कॉर्टिसोल ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली बाय ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन एंड ग्लूकागॉन। याद रखिएगा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है आपके एक तो ग्लूकागॉन से और एक प्रोटीन से। प्रोटीन से होती है वाया द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रीकर्सर्स अदर देन ग्लाइकोजन लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक टर्म होती है ग्लूकोजेनेसिस, जिसमें हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लूकोज टूट रहा होता है, तो आपने बताना है ग्लाइकोजिनोलाइसिस से और प्रोटीन के टूटने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ रहा होता है, ये चीज आपने एसोसिएट करनी है। आगे मूव करते हैं। विच डिजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेस एमएसएच सिक्रीशन, एक्सेस एमएसएच सिक्रीशन से एडिसन्स डिजीज बिल्कुल होता है, अल्जाइमर्स नहीं होता, पार्किंसन नहीं, कुशिंग नहीं होता, ये आपके पास कॉर्टिसोल के ज्यादा से होता है। तो एमएसएच सिक्रीशन ये प्रेगनेंसी के अंदर धूप में ज्यादा बैठने की वजह से एडिसन्स डिजीज, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर डार्कनिंग हो रही होती है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा होता है। आगे मूव करते हैं। प्रिसाइजली द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर इन, प्रिसाइजली पूछ रहा है। अब आपको पता है कि एफएसएच का एक्शन होता है टुवर्ड्स द जर्मलाइन सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमस नहीं बताना, लेडिक सेल्स नहीं बताना, लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बताएं दोनों में से किसको ऑप्ट करें। देखें, वो प्रिसाइजली बात कर रहा है, मतलब मुझे प्रिसाइजली बात करनी पड़ेगी। लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर मेरे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ऑप्शन ना होता तो फिर मैं लोब्यूल्स की तरफ जाता, लेकिन अभी मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ऑप्ट करना है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है वो एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, उसके अंदर सबसे पहले एक रिसेप्टर होता है जो रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलस को
इंटरप्रेट नहीं, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, उसकी सेंट्रल ब्रांच के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए भेजता है। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो सिग्नल जो है इफेक्टर तक जाता है, जिसकी वजह से हाथ आप एकदम पीछे कर लेते हैं। तो मोटर न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है, इफेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है, पिट्यूटरी नहीं पार्टिसिपेट करता, ये केमिकल साइनेप्सिस को करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी रिस्पॉन्स को पार्टिसिपेट करता है। तो आंसर क्या हुआ? पिट्यूटरी डज नॉट पार्टिसिपेट इन योर रिफ्लेक्स सेक्शन। आगे मूव करते हैं। मोस्ट रिफ्लेक्स आर्क्स आर, याद रखिएगा बॉडी के अंदर ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मोनोसाइनेप्टिक नहीं होते, वो पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। मतलब ये कि एक से ज्यादा साइनेप्सिस, जैसे मैं कहता हूं ना कि भैया आपके पास अगर ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो यहां पर पहला साइनेप्स आपको नजर आता है विद द इंटरन्यूरॉन, और इंटरन्यूरॉन की सेल बॉडी ने मोटर न्यूरॉन के साथ जो है वो साइनेप्स बना रखा होता है। यहां देखिए ना, ये पॉलीसाइनेप्टिक है, एक से ज्यादा साइनेप्सिस हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। आगे मूव करते हैं। मोनोसाइनेप्टिक refers to presence of how many chemical synapses। नाम में लिखा हुआ है मोनो है तो मतलब एक साइनेप्स होगा ना, मोनोसाइनेप्टिक, ये प्रीफिक्स है। इस प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से भी अक्सर आंसर में मिल रहे होते हैं। तो मोनो का मतलब है एक साइनेप्स, ठीक है, और नाम आगे सफिक्स में बता ही रहा है। आगे मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिफ्लेक्स सेक्शन एक्सेप्ट, रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में सब कुछ सच है, एक चीज झूठी है। बताओ भाई क्या झूठी है? इट इज वॉलंटरी, यही तो झूठ है, ये इनवॉलंटरी होता है। इट इज फाउंड इन हायर एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है, हमें होता है। इट इज इनवॉलंटरी, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होगा, जो है वो नहीं आंसर होगा। तो आपने बताना है कि जो झूठ बात है वो यही है कि इट इज वॉलंटरी, ठीक है, तो आंसर हमने इसी को लगाना है। आगे मूव करते हैं। इट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा कि सबसे पहले एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टिमुलस की रिसेप्शन के बाद होती है, तो ये दूसरे में मुझे नजर आ रहा है, तो यानी कि ये 2 पहले यहां पे लिखा हुआ और यहां पे, तो बीटा और चार्ली तो एलिमिनेट हो गए। अब स्टिमुलस की रिसेप्शन के बाद उसकी एनालिसिस होनी है, जब सेंसरी न्यूरॉन भेज देगा इंटर न्यूरॉन के अंदर, तो यानी कि सेकंड पे 1 आना चाहिए। 3 यहां पे लिखा हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, 1 यहां पर लिखा हुआ है तो आंसर डेल्टा ही हुआ। और देखें 3 में लिखा हुआ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बिल्कुल ये ठीक सीक्वेंस है, तो आंसर आपने डेल्टा को ही ऑप्ट करना है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू ईसोफेगस एज द रिजल्ट ऑफ स्वॉलोइंग प्रोसेस। याद रखिएगा, मैं अपनी टंग से और अपने मुंह से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के बाद अपने फूड को बोलस के अंदर कन्वर्ट कर चुका होता हूं, यही आपके अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू ईसोफेगस के अंदर जा रहा होता है। बाकी तमाम ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। काइम जो है वो प्रोडक्ट होता है स्टमक का, काइल जो है वो प्रोडक्ट होता है इंटेस्टिन का। काइलोमाइक्रोन्स तो आपके लैक्टियल्स के अंदर बनने वाली चीजें होती हैं, जिसमें हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, जब आपकी फैट्स को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। द आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वेन इन हैविंग। देखें आर्टरी जो होती है वो वेन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आर्टरीज हैव लार्जर थिकर वॉल्स एंड स्मॉलर बोर, जबकि जो आपकी वेन होती है उसमें लार्जर बोर होता है, थिन वॉल होती हैं। तो याद रखिएगा आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया होता है ना, मैंने क्या कहा कि ये जो आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया होता है ये आपके पास थिक होता है, ये आपके पास ज्यादा थिक होता है वेन के कंपैरिजन में। और ये हम कहते हैं कि यहाँ इलास्टिक फाइबर्स भी ज्यादा होती हैं आपके आर्टरी के अंदर, और वेन के अंदर यही इलास्टिक फाइबर जो है वो कम होती हैं, उसकी ट्यूनिका मीडिया भी कम होती है। लेकिन वेन का जो ल्यूमन होता है या जो बोर होता है वो हमारे पास ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर होता है बोर या लार्जर ल्यूमन होता है। उसकी वजह ये होती है, देखिए ना कोई चीज मोटी हो रही है, अब देखें एक हाथ अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है तो ये जगह ज्यादा है, यहां पर 2 हाथ रख दी तो ये जगह जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगी। तो बिल्कुल ट्यूनिका मीडिया के ज्यादा होने की वजह से ल्यूमन जो है वो आर्टरी का कम होता है, लेकिन ये वेन का ल्यूमन ज्यादा होता है। और दूसरी बात कि आर्टरी के अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा होती हैं उसके ट्यूनिका मीडिया के अंदर, और इलास्टिक फाइबर्स वेन के अंदर कम होती हैं। तो आर्टरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द वेन। आर्टरी की प्रॉपर्टी बतानी है, आपने बताना है कि यहाँ पर थिकर वॉल्स होती हैं, मोर ब्लड सेल्स नहीं, मोर प्लाज्मा नहीं, लार्जर कैविटी तो होती नहीं या स्मॉलर कैविटी होती है। तो आंसर क्या होगा? थिकर वॉल। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे आपके बायोलॉजी के हवाले से, यहां पे इनको याद रखिएगा। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आपने लाजमी लर्न किया होगा। तो मेरी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।